ओके, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अ कंट्रोल ऑफ कैश. तो इन अ कंट्रोल ऑफ कैश, three things are very important, like to understand a basic definition of cash, वो बहुत important है. And then the second one is you should know the cash equivalents, कि हमारे पास cash equivalents क्या आ रहे हैं. And then the third thing is the liquidity. What are the liquid assets in the organizations that can be converted into cash at the time of dire need of the organization. किसी भी टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को अगर जरूरत पड़ेगी तो यू कैन कन्वर्ट the liquid asset into the cash. So three things are very important: the cash, cash equivalents, and liquidity. If you look into the cash is the actual currency and the total deposit amount in the bank's account, either in current or a saving account. This is the actual cash position of the organization. Now, if we look into the cash equivalents, the cash equivalents are a short-term, highly liquid investments that normally the firm do in other organizations. अब होता क्या है कि like if you have a surplus of money, you can invest that money into another organization. Like you can purchase the shares, you can purchase the bonds as well. Or even a bank normally do have overnight transactions as well. तो बैंक्स को पता है कि अगर हमारे पास सरप्लस ऑफ कैश है, कल हमें जो ये कैश मिल जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट जो बैंक ने दूसरे इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स को लोन दिया हुआ है फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन, लाइक ओवरनाइट लोन दिया हुआ है, वो भी बैंक के पास जो है वो शॉर्ट टर्म कंपनी की जो है वो इन्वेस्टमेंट्स है इनटू अनदर बैंक, दैट इज योर कैश इक्वलेंट. तो इसी तरह अगर आप लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, यू कैन इमीडिएटली सेल आउट दो शेयर्स और यू कैन रिसीव द कैश. तो जितनी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने की हुई हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, दैट कैन रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश. दिस इज कॉल्ड योर कैश इक्वलेंट्स. Or even some investments, you do have investment for longer period of time, but the portion of some of the long term investments are having a short maturity. अगर आपके पास ऐसे है कि लॉन्ग टर्म में तो की है, लेकिन अब इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा है कि जो हमारी मेच्योरिटी ख़त्म हो जाएगी कुछ बॉन्ड्स की जो नियर फ्यूचर में, तो जिनकी मेच्योरिटी आपकी क्लोज हो जाएगी और इन नियर फ्यूचर में ख़त्म हो रही है, वो तो अल्टीमेटली आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएगी. तो पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ हैविंग अ क्लोज मेच्योरिटी डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड योर कैश इक्वलेंट्स. तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है वो आपके कैश इक्वलेंट्स हैं. द सेम वे इफ़ वी लुक इनटू द लिक्विडिटी, तो लिक्विड एसेट्स भी हमारे पास इसी तरह ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि लाइक दैट कैन इजीली sold out or you can convert it into the cash. How easily an asset can be converted into another asset, like इन्वेंट्री है तो वो कैश में कन्वर्ट होती है या वो काउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट होती है आफ्टर द सेल, एंड देन लेटर ऑन यू कैन पे इट ऑफ. इवन अगर ऐसे लिक्विड एसेट जो जिसको आप इन प्रोडक्ट एक्सचेंज भी कर सकते हो तो उनको भी हम लिक्विड एसेट कहते हैं. वी हैव एग्जांपल ऑफ इन्वेंट्री. Normally in the organization, inventory is called our liquid asset. At the time of sale, you can convert that inventory into the cash easily. तो इसमें भी हमें इंटरनल कैश कंट्रोल में इन तीन चीज़ों को कंट्रोल भी करना है और इनको हमें देखना भी होता है कि हाउ इफेक्टिवली वी कंट्रोल आवर कैश, कैश इक्विवेलेंट्स एंड लिक्विडिटी एज वेल. अब इन्वेंट्री को फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर द सेल वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द कैश. तो जब इंटरनल कंट्रोल ऑफ कैश आ रहा होगा तो हमें इन थ्री कैटेगरी को इतना ही क्लोजली मॉनिटर करना है और कंट्रोल भी करना है, क्योंकि ये हमारे कैश और कैश इक्वलेंट्स हैं. किसी टाइम पे भी फर्म को प्रॉब्लम होगी टू हैंडल द कैश, द अल्टीमेटली फर्म विल गो टू द कैश इक्वलेंट्स, अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके कैश के बैलेंस को बैलेंस करेगी. if at the time the company is not able to manage its cash equivalents और इसकी शॉर्टेज है, फर्म के पास अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस केस में लिक्विड एसेट जो है वो कंपनी के लिए जो है वो एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो बनेगा. तो इन तीनों की जो है वो मैनेजमेंट भी इतनी ही इम्पोर्टेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अब इसके अंदर जो हमारे पास जो आप कह लें कि जो मोड है, ये कैसे हम इसके अंदर ये चीज़ें कर सकते हैं और हमें इसके क्या बेनिफिट्स हैं. इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ है
द सेग्रीगेट हैंडलिंग ऑफ कैश फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ कैश। अब ये दो चीज़ें हैं इसमें जो इसके मेजर कंट्रोल प्रोसीजर में आती है। आपकी रिकॉर्ड कीपिंग और कैश हैंडलिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इफ़ यू गो टू द बैंक, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कैश अकाउंट जो है वो सेपरेट बने हुए, कैशियर का अकाउंट, और बैकएंड के ऊपर जो ऑपरेशन मैनेजर का अकाउंट है वो क्लियरेंस का जो काम कर रहे होते हैं वो सेपरेट है, वो रिकॉर्ड कीपिंग है। तो रिकॉर्ड कीपिंग और कैश हैंडलिंग ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और इसी में आपका फिर चेक एंड बैलेंस भी हो जाता है। दोनों जो है वो अगर इसको क्रॉस चेक करेंगे तो उसमें जो अनोमलीज हैं वो सामने भी आ जाएंगी। कैश रिसीट्स आर प्रॉम्प्टली डेली डिपॉजिटेड इनटू अ कैश, और कैश डिसबर्समेंट्स आर मेड बाय चेक। अब ये दो मेजर चीज़ें हैं जो कैश कंट्रोल में आती हैं, कि जो भी आपका जो कैश आपने रिसीव करना है आर नॉर्मली दैट विल कम थ्रू द बैंक डिपॉजिट। आपने अगर किसी से कैश लेना भी है तो आप उसे ये कहेंगे कि आपने हमें कैश अमाउंट में पैसे नहीं देने, यू मस्ट डिपॉजिट इट इनटू द कैश, इनटू द बैंक। आप बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे और फिर आपने जो कैश की डिस्बर्समेंट करनी है, लाइक यू वांटेड टू परचेज सम स्टॉक इन्वेंट्री और कुछ एसेट परचेज करना है, ऑल दोज डिस्बर्समेंट विल गो थ्रू द बैंक, और बैंक के थ्रू आपको चेक देना पड़ेगा और चेक के थ्रू आपका हो जाएगा। और अगर आप देख भी रहे हैं आजकल आपकी जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ का रिकॉर्ड उसका भी सब बैंक्स के थ्रू हो रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा इनक्रेज भी किया जाता है कि यू शुड हैव ऑल ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक्स। और उसमें फिर बैंक रिकॉर्डिंग जो है दैट इज़ इंटरनल कंट्रोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर इंडिविजुअल, इवन फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। तो गवर्नमेंट जो है वो आपके टैक्सेस वगैरह की डिडक्शन करनी है, उनके अंदर बेटर कैश कंट्रोल होगा तो गवर्नमेंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी ले सकती है। एफबीआर में हमने रिटर्न सबमिट करवानी है एनुअली, तो उसके लिए भी हमें अपने बैंक अकाउंट की जो है वो एनुअल स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवानी पड़ती है, जिसमें हमारी टोटल कैश रिसीट्स और डिस्बर्समेंट जो है वो इसमें फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है एफबीआर उसको चेक करता है। तो बैंक के साथ जो आजकल आपने देखा है कि हमारी वर्किंग बहुत ज़्यादा हो गई है कंपेरेटिव टू सी इट इन इन द प्रीवियस 20 ईयर्स, तो अब बहुत ज़्यादा इसको बढ़ गया है। सैलरी जो है वो कैश में नहीं मिलती, आपको बैंक डिपॉजिट्स के थ्रू मिलती है, तो इससे कैश का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। जी, एनीवन वांटेड टू से समथिंग? सर ये कैश डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है? It's expenses, like if you distribute the cash, if you wanted to purchase something, if you wanted to give salary to anyone, if you wanted to purchase computer, any kind of disbursement that will not go through the cash, it will go to the बैंक। तो बैंक के चेक के थ्रू आप देंगे। जैसे हमारी, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि लाइक राइट नाउ इन आवर यूनिवर्सिटी द ऑल पेमेंट्स आर डन थ्रू द कैश, थ्रू द चेक, सॉरी। इफ I wanted to receive any amount from the university will give me a check ultimately. I will submit that check into my account and then the money will transfer from university account to my account. So all these sort of disbursement, the purchases will go through the bank's check. That is called द कैश कंट्रोल। अब कैश के, अगर आप कैश पेमेंट्स के थ्रू देंगे तो आपकी वो हैंडलिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगी। ओवर द काउंटर कैश रिसीट्स हैं, लाइक कैश रजिस्टर विद लॉक इन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन की अभी जो मैंने आपको बात की कि नॉर्मली जो कैश रजिस्टर होता है वो आप एक मेंटेन करते हैं अपने मैनुअल एंड पे, बट देन यू विल कंपेयर इट विद द बैंक एज वेल। द कंपेयर कैश रजिस्टर रिकॉर्ड विद द कैश रिपोर्टेड। कैश रिपोर्टेड आपका बैंक के थ्रू आ रहा है, और कैश रजिस्टर आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो उसको मेंटेन कर रहे हैं। If you remember, in the beginning I gave you example of fee deposits in our department. Like accounts department will record all those of fee entries in the register, and then they will get the information from the bank and then they will compare it. This is called bank reconciliation. So that the bank reconciliation is very important in cash management and cash control. Cash receipts by mail, again the same thing. If you are receiving some information of payment through the mail, there are two person, तो वहाँ पे भी आप लोगों को ये देखना होगा कि कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि द मनी टू द कैशियर ऑफिस एंड लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स एंड copy of listed files. So that is not much important. Even this is just a sharing of information through the mail. All expenditures made by the check, and the only exemption is for small payments for petty cash. अब normally ये होता है कि किसी भी organization में एक petty cash होता है, और that petty cash is very important in a way, like you need to have some small types of expenses
इन द ऑर्गेनाइजेशन और डेली बेसिस इवन लाइक आपके कुछ ऑफिस में गेस्ट आ गए हैं, यू वांट टू प्रेजेंट द कॉफ़ी और टी, आपने कोई लंच किसी को करवाना है, इसके अलावा भी आपको कभी पेंसिल की ज़रूरत पड़ गई है, या इस तरह की स्मॉल आइटम्स की अगर आपको कुछ स्मॉल पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यू विल नॉट गो फॉर बैंक पेमेंट्स एंड ऑल दैट। होता क्या है कि डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर और मंथली बेसिस के ऊपर जो आपके ऑफिस हेडर्स होते हैं, उनको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पेटी कैश इशू कर दिया जाता है फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अगेन मैं आपको बताऊं, इशू बैंक अकाउंट से ही होगा, वो भी एक कैश डिस्बर्समेंट की फॉर्म के अंदर आपके प्रोसीजर रिक्वेजिशन फॉरवर्ड होगी और वो पेटी कैश आपको इशू हो जाएगा। राइट नो वीसी ऑफिस आर हैविंग अ मिनिमम अमाउंट ऑफ पेटी कैश, आपके डायरेक्टर ऑफिस में भी है। इवन इफ़ यू लुक इनटू द ऑफिस ऑफ सीईओ, उन सब के ऑफिस के अंदर एक पेटी कैश की एक प्रोविजन अवेलेबल होती है कि कितना कितना पेटी कैश आप डेली बेसिस के ऊपर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो पेटी कैश को भी आपने मैनेज करना होता है। सेपरेट ऑथोराइजेशन, ठीक है, चेक साइनिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग ड्यूटीज, इसको भी कहा जाता है कि आपने चेक को ऑथोराइज, लाइक जैसे वाइस चांसलर है, अगर वो कोई अप्रूविंग अथॉरिटी है, तो साइनिंग अथॉरिटी कौन है, वो ट्रेजरर है। और रिकॉर्ड कीपिंग कहाँ पे आ रही है, अकाउंट ऑफिस में एडमिन ब्लॉक में उसकी रिकॉर्ड कीपिंग आ रही है। तो रिकॉर्ड कीपिंग किसने करनी है, साइनिंग अथॉरिटी कौन है, और उसके बाद अप्रूवल अथॉरिटी कौन है। तो कैश मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि हु इज़ ऑथोराइज्ड टू अप्रूव सम मनी एंड हु इज़ असाइनिंग अथॉरिटी। साइनिंग अथॉरिटी ये अकाउंट्स ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। अथॉरिटी जो है वो आपका हेड होता है इंस्टीट्यूशन का। इवन ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ जो हैं वो जो है उनके हेड होते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग नॉर्मली अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर की जाती है। अब यहाँ पे द नेक्स्ट आपके पास आता है वाउचर सिस्टम। तो कैश कंट्रोल के अंदर लाइक वाउचर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाउचर सिस्टम मीन्स कि आपने, जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो यू नीड टू फिल आउट द वाउचर। तो वाउचर जो है दैट इज इनिशियल एंड प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू present any information or required to do any transaction in the bank। तो सेम वे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी वाउचर सिस्टम है। लाइक इफ यू वांटेड टू डू समथिंग, वांटेड टू परचेज समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फिल इट ऑन द वाउचर, और वाउचर की रिक्वेजिशन चली जाएगी अथॉरिटी के पास, अप्रूविंग अथॉरिटी के पास। अप्रूविंग अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगी। आफ्टर दैट यू विल प्रेजेंट द बिल टू परचेज समथिंग फ्रॉम द मार्केट। तो वाउचर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द, यहाँ पे अगर हम बात करें इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये इसमें चीज़ कर सकते हैं, ये इसमें डेबिट वाउचर होता है, क्रेडिट वाउचर्स भी होते हैं, आप लोगों ने इसमें देखे भी होंगे। द establishes procedures for accepting obligations resulting in cash disbursement। अब like if I consider my example in my office, if I wanted to I wanted to buy something, like if I need printing papers, I need printers, system, pencils and all that, there is a voucher in my organization. First of all, I will fill it and I will present to the director. That director will approve it and will send to the account office. Then account office will do all the procedures and all that. Then they will issue me all the stationery जो मुझे चाहिए होगी, वो मेरे ऑफिस में आ जाएगी, बट इट विल राउटेड थ्रू द वाउचर। और वो वाउचर जब अगर आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली मूव करेगा, अदरवाइज यू माइट हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ इट। उसकी वेरीफाइंग, अप्रूविंग, रिकॉर्डिंग वगैरह वो सारी। इशू चेक्स फॉर पेमेंट्स ऑफ वेरीफाइड, अप्रूव्ड एंड रिकॉर्डेड ऑब्लिगेशन। वो जो वाउचर के थ्रू सब वेरीफाई हो जाएगा, देन यू विल इशू द पेमेंट्स। तो ये कंप्लीट जो है वाउचर सिस्टम है। ट्रीटिंग ईच परचेज एज ए इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन, हर वाउचर से सेपरेट होगा। ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ें सिंगल वाउचर पे लिख दी जाएंगी। सिंगल वाउचर जो है वो आपके पास किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन का होगा। दैट इज़ अ बेसिक प्रोसीजर। लाइक हियर इज़ द फर्स्ट वाउचर, परचेज रिक्वेजिशन है, करेगा कौन, रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट करेगा। Like if I wanted to do something, like I will request it, who will own it, purchasing and accounts department will look into it. Then purchase order, purchasing department will prepare the order and will contact to the supplier, and then they will prepare the invoice। supplier will give the invoice to the account department। invoice means कि जिसके ऊपर सारी वो पेमेंट्स आ रही होती हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। then receiving report, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है यहाँ पे, अकाउंट्स, अकाउंटिंग, रिक्वेस्टिंग, परचेज डिपॉजिट्स, एंड रिसीविंग डिपार्टमेंट जो होगा वो इस पर
रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करेगा। देन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर अपनी इनवाइस अप्रूवल की वर्किंग करेगा। कैशियर जो होगा वो अल्टीमेटली सप्लायर को पेमेंट करेगा। तो विद इन द अकाउंट डिपार्टमेंट यू हैव अ परचेज डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट। तो अब ओवरऑल जो है वो सबसे पहले परचेज विद इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो परचेजिंग वाले हैं वो अपनी इनवाइसेस वगैरह और रिक्वेस्ट वगैरह की अप्रूवल्स करेंगे। देन द इंफॉर्मेशन विल गो टू द कैशियर। कैशियर विल अल्टीमेटली गिव द कैश। आपने देखा बैंक्स में भी ऐसा ही हो रहा होता है। कैशियर विल अल्टीमेटली रिसीव द पेमेंट और विल इशू द पेमेंट। द बैक ऑफिस के अंदर पता है कि किसने अप्रूवल देनी है और क्या प्रोसीजर्स है। दैट इज वाउचर सिस्टम ऑफ कंट्रोल। These are the examples of voucher systems, like you have a model number, descriptions, quantity कितनी चाहिए, अप्रूविंग अथॉरिटी कौन सी है, रीज़न क्या है किसी चीज़ लेने का, किस डिपार्टमेंट ने करना है, शू डिपार्टमेंट टू परचेजिंग, रिक्वेस्ट किस चीज़ की है, अप्रूवल ली है, अप्रूवल करने के बाद वो परचेज डिपार्टमेंट में चली जाएगी। देन हेयर यू हैव अ डिटेल ऑफ इशूइंग डिपार्टमेंट, मॉडल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट एंड किसने ऑर्डर दिया है, अप्रूवल कौन सा आएगा, कौन सी और जो है वो ऑफिस में दे गए। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो कैश वाउचर की एग्जांपल है। अगेन द पेटी कैश पेमेंट कंट्रोल, स्मॉल पेमेंट्स जो है वो कंपनी को रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक पोस्टेज, कॉरियर फी, रिपेयर्स एंड सप्लाईज। इनके लिए ये डेली बेसिस के वर्किंग होते हैं। तो इसके लिए कंपनी अपना एक पेटी कैश सिस्टम बनाती है जो मेन अकाउंट से डेली बेसिस के ऊपर कैश आता है अकाउंट ऑफिस में। तो अकाउंट ऑफिस जो है वो उससे अपनी डेली बेसिस के जो है वो मिसलिनियस एक्सपेंसिव लाइक कॉरियर फी है, कुछ स्मॉल रिपेयर्स हैं, यू नीड अ वाटर, आपको उसके लिए है, इफ़ यू नीड टू रिपेयर सम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। तो उन सब की जो डेली बेसिस के ऊपर रिक्वायरमेंट्स होती हैं दैट आर रिजॉल्व थ्रू द पेटी कैश सिस्टम। अब ये हमारे पास पेटी कैश है, लाइक इफ़ यू नीड अ पेटी कैश, तो पेटी कैश डेबिट हो जाएगा और कैश का मेन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। यू विल इशू अ ट्रेजर, ये आप देख सकते हैं पेटी कैशियर है, कैशियर और ट्रेजर एंड अकाउंटेंट। यहाँ पे ट्रेजर एंड अकाउंटेंट जो है वो एक अप्रूवल जो स्लिप होगी जो वाउचर है विल इशू टू द पेटी कैशियर, और कैशियर के पास जो अमाउंट आ जाएगी फ्रॉम द बैंक, और बैंक के अंदर की अमाउंट जो है वो 40 क्रेडिट हो जाएगी और 400 क्रेडिट एंड दैट 400 डेबिट इन पैशी इन अ पेटी कैश। और ये जो पेटी कैश है ये अकाउंट ऑफिस के अंदर एक सर्टेन अमाउंट जो है वो रख ली जाएगी, और जैसे जैसे आपको ये पैसे चाहिए होंगे वो आपको इशू कर दी जाती। ऑपरेटिंग अ पेटी कैश फंड्स एक्सक्यूज मी विल सर, यस। सही पेटी कैश का फिर से बता दें। ये पेटी कैश ये एक स्मॉल अमाउंट होती है, कैश आपको आपके पास होता है जो आपको ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पे। अब अगर आपको स्मॉल अमाउंट है लाइक 100 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ है, अब क्या आप डेली बेसिस पे बैंक में जाएंगे और चेक लेके जाएंगे, डिपॉजिट 100 रुपीज़ करवाएंगे और फिर आप जो है वो कोरियर वाले को फ़ी पे करेंगे। और इवन इफ़ यू नीड सम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस डेली बेसिस के ऊपर, आपको कुछ क्लीनलीनेस के लिए कुछ अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए और डिपार्टमेंट की क्लीनिंग के लिए, तो क्या आप फिर बैंक में जाएंगे और ये सारा काम करेंगे। तो उस केस के अंदर क्या होता है, डेली बेसिस के ऊपर जो अकाउंट ऑफिस वाले हैं वो एक पेटी कैश अपने पास रख लेते हैं कैश की फॉर्म में बैंक से लेके। तो बैंक का जो डिपॉजिट होता है वो क्रेडिट हो जाएगा और पेटी कैश डेबिट हो जाएगा, और जैसे ही वो सारी अमाउंट डेली बेसिस पे यूज़ हो जाएगी बाकी जो बचेगी वो जाके बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे एंड ऑफ द डे। तो ये पेटी कैश का ये फ्लो चलता है। ये बैंक में जाएगा, ये पेटी कैश है, आपने एक अकाउंट ऑफिस के अंदर एक अमाउंट अपने ड्रॉ में रखी हुई है, एक वाउचर साइन करेंगे, चेक साइन करेंगे, बैंक को जाएगा, बैंक आपको पेमेंट कर देगा, ये आपके पास पेटी कैश में आप अकाउंट ऑफिस में रख लेंगे, कैशियर के पास होगी। जब आपको कोई चीज़ चाहिए आप कैशियर को कहेंगे, वाउचर फिल करेंगे कि ये मुझे ला दें, वाउचर आपके पास होगा, वाउचर के अगेंस्ट कैश इशू हो जाएगा, कैश इशू होगा तो आपका प्रोसीजर में चलेगा, रिमेनिंग कैश विल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अगेन। तो ये पेटी कैश एक सर ये स्मॉल अमाउंट है कैश की। सर ये पेटी कैशियर जो होगा ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होगा? ऑर्गेनाइजेशन में ही जो कैशियर अकाउंटेंट होता है वही इस पेटी कैश को भी मैनेज करता है। हमारे ठीक डिपार्टमेंट है में सर। भी है, अकाउंट ऑफिस के पास डेली 5000 रुपीज़ तक की अमाउंट पड़ी होती है। किसी भी एमरजेंसी की सिचुएशन में अगर आपको इमीडिएटली कोई चीज़ चाहिए, आपकी क्लासेस हो रही हैं और आपको पता चला कि बिल्कुल ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपकी लाइट का इशू आ गया है, तो अब क्लासेस भी होंगे, तो क्या हम ये पूरा प्रोसीजर करेंगे कि पहले ट्रेजर ऑफिस में जाएं, बैंक में जाएं, वहाँ से ये चीज़ लेके आएँ, इमीडिएटली हम जाएंगे और बल्ब लेके आके उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो पेटी कैश आपको इमीडिएटली अर्जेंट बेसिस पे करने होते हैं। तो उसके लिए आपके पास
कैश की अमाउंट थोड़ी सी पड़ी होती है, बट नॉट इन लार्जर अमाउंट, ये स्मॉल अमाउंट पड़ी होती है जो डेली बेसिस के मिसलिनियस एक्सपेंसेस वगैरह को डील करने के लिए। तो ये वही पैटी कैश की स्टैंप लेनी है आपको, कोरियर का है तो उनके सारे प्रोसीजर वगैरह आपने फॉलो करने। अब ये एक्सपेंसेस है, लाइक पैटी कैश आपके पास आ गया, पोस्टेज एक्सपेंस है डेबिट हो जाएगा, कोरियर एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और पैटी कैश जो कैश अकाउंट है वो 125 से क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये सिंपल ट्रांजैक्शन है, जर्नल एंट्री है। लाइक जर्नल एंट्री क्या करेंगे, पोस्टेज एक्सपेंस $45, कोरियर एक्सपेंस 80 और कैश क्रेडिट। ये सिंपल एंट्री आपके पास रीइंबर्स जो आपने रीइंबर्समेंट वगैरह कर रहे हैं पैटी कैश की, जी तो ये हमारे सर, पास। ये कैश की जगह पैटी कैश नहीं होगा Yes, सर? even you can write petty पेटी। cash, no problem. You can write petty cash as. This is the example. Traveling expenses सर है। ये पीआर से क्या मुराद है सर, ये जो जनरल जनरल एंट्री में आती है? सॉरी, सर ये डिस्क्रिप्शन के साथ जो कॉलम है पीआर के नाम से डेबिट से पहले, ये रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है, इस पे कोडिंग लिखी जाती है। लाइक सर पोस्टेज लेजर की? जी जी जी, ये लेजर का नंबर होगा। पोस्टेज एक्सपेंस या कोरियर एक्सपेंस का जो नंबर है, जो इसकी सीरियल नंबर आता है, जो बैकएंड के ऊपर अकाउंट नंबर क्या है, तो ये है। ये एग्जांपल है आपके पास, मेंटेन अ पेटी कैश फंड ऑफ $400 का पेटी कैश है ना, फॉलोइंग समरी इंफॉर्मेशन वाज टेकन फ्रॉम पेटी कैश वाउचर फॉर जुलाई। अब ये पेटी कैश वाउचर से उनके एक्सपेंसेस हुए हैं। तो लेट्स लुक एट, ठीक है, replenishing the funds if the balance on July 31 was $137.80। अब ये वो टोटल आपके पास जो है वो फंड है जो बैलेंस 31 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो 400 का आपको अलाउ था, बैलेंस रिमेनिंग कितना है 137, तो बाकी क्या गया, बाकी आपका पैटी कैश में यूज हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, डिजायर बैलेंस 400, एक्चुअल बैलेंस कितना है 137, तो अमाउंट नीडेड कितनी है आपको जो एक्सपेंसेस के लिए है वो 242। तो ये तो 262, दैट 262 इज योर पेटी कैश अमाउंट। दिस इज द अगेन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ पेटी कैश। यहाँ पे एक हमारे पास चीज़ आ रही है, कैश ओवर एंड शॉर्ट, और ये हम आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नॉर्मली हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, बल्कि यहीं पे अभी डिस्कस करते हैं। वी हैव अ शॉर्ट वैल्यू देयर। अब होता ये है कि जब आपके पास कैश आता है और आप कुछ एक्सपेंसेस भी करते हैं, जब आप कुछ एक्सपेंसेस करते हैं तो एंड ऑफ द डे कभी ऐसा होता है कि आप जब कैश को बैलेंस करने जा रहे हैं आपको पता चलता है कि मैंने एक्सपेंसेस ज़्यादा कर लिए हैं और मेरे पास कैश जो है वो कम पड़ ज़्यादा पड़ा हुआ, कम पड़ा हुआ है। तो एक्सपेंसेस और कैश में आपका बैलेंस नहीं होता। आपने इसकी बेस्ट एग्जांपल आप एक चीज़ ये भी दे सकते हैं कि आपने कभी कभी सेल की, आपने 100 रुपीज़ की सेल की, लेकिन बैंक अकाउंट आपके जो कैश का अकाउंट है उसमें 90 रुपीज़ पड़े हुए हैं, तो कितना डिफरेंस आ गया इसमें, 10 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। सेल 100 की है, कैश 90 पड़ा हुआ है। तो कभी ऐसा होता है सेल 100 की है और कैश 110 पड़ा हुआ है, आपको नहीं समझ आई कि ये 10 रुपीज़ कहाँ से आए। इवन यू डोंट नो द स्मॉल, क्योंकि स्मॉल एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, आप कभी कभी एक चीज़ को फॉरगो कर देते हैं। आपने देखा कि मेरे सेल और कैश के अंदर डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह आपने देखा कि मेरे पास कैश था 262, लेकिन मेरा जो एक्सपेंस हुआ है वो 260 का हुआ है, तो $2 कहाँ गए मेरे, वो कहीं लॉस हो गए। कुछ चीज़ आपने ली लेकिन आपके माइंड में नहीं रहा, तो वो जो लॉस होता है उसको भी आप एक्सपेंस में डाल देते हैं, और उस वो जो लॉस या शॉर्टेज ऑफ कैश हुआ है उसको आपने क्या लिखना है, कैश ओवर एंड शॉर्ट। कभी आपको कैश ओवर हो जाएगा, कभी आपका कैश शॉर्ट हो जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे कि ये ओवर है ये शॉर्ट है, यहाँ पे मुझे बताएं। इस केस में, शॉर्ट सर। और ओवर है, इस केस में क्या हुआ है कि मेरे पास कैश जो है, छोटा है। यहाँ पे मेरे पास कैश, आप देखें ना आपके एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग में 260 एक्सपेंस हुए हैं, ठीक है, और 260 का यस एक्सपेंस सर। आपके पास हुआ है यहाँ पे, अगर टोटल देखें आप यहाँ पे, और कैश जो है वो आपके पास था 262 और वो सारा लग गया, 262 का लग गया, लेकिन एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 260 आ रहा है, तो आपके पास कैश ओवर हो रहा है। उसको कवर अप कैसे करना है, आपने कहा कि ये जो मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर 262 का कैश था,
ये सारा मेरा यूज हो रहा है, और लेकिन एक्सपेंसेस जो है वो मेरे वो 260 के हुए हैं, कैश मेरे पास जो है वो खत्म हो गया, वो मेरे पास 260 पूरे का पूरा लग गया है, तो मेरा कैश ओवर जा रहा है, तो मैं वो जो डिफरेंस होगा वो मैं $2 का एक्सपेंस में डाल के पूरा कर लूँगा। और अगर कैश शॉर्ट हो जाए मेरे पास, लाइक एक्सपेंसेस में मेरे पास 262 चले गए और कैश में मैंने देखा है तो मेरे पास जो है वो 260 पड़ा हुआ है, तो फिर मैं क्या करूँगा, कैश के अंदर जाके इसमें ऐड कर दूंगा इसी तरह $2। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंने एडजस्टमेंट करनी होती है कैश ओवर एंड शॉर्ट के अंदर। तो ये बड़ी सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जिधर आपका ये भी मैं फिर आपको बता दूं कि ये जो मिनिमम अमाउंट होती है $2 $3 इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप ये कैश ओवर एंड कैश शॉर्ट की एंट्री नहीं करते। नॉर्मली देखें ना, आपने एक बिजनेस शॉप थी, वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर जब कैश को सेल के साथ बैलेंस किया तो $100 का फ़र्क आ गया, 500 का डिफरेंस आ गया, यू विल से ओके डजंट मैटर, मेरे कहीं लग गए होंगे, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन इफ़ दैट डिफरेंस इज अराउंड 50,000 और 100,000, यू विल फाइंड आउट द सोल्यूशन कि ये प्रॉब्लम क्या है, देन यू विल फाइंड आउट ओके मेरा कैश का ये सिचुएशन हुई। तो ये सिर्फ मिसलिनियस सब पैटी कैश के अंदर जो थोड़ा सा बैलेंस होता है, क्योंकि पैटी कैश में आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा एंट्रीज कर रहे होते हैं, इतनी स्मॉल एंट्रीज होती हैं कि इवन यू कैन फॉरगेट टू रिकॉर्ड अ फ्यू स्मॉल एंट्रीज, तो उसको फिर आप इस तरह एडजस्ट करते हैं कैश ओवर एंड कैश शॉर्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? सर जब शॉर्ट होगा तो वो क्रेडिट होगा? जी